ये पहन लो। मैं चाहती हूँ कि आज रात मेरे अमीर दोस्त अपनी आंखों से देखें कि असल गरीबी कैसी दिखती है। देखना वेनेता, थोड़ी ही देर में लोग इसे भकारी समझकर टिप देना शुरू कर देंगे। कितना मजा आएगा ना। मैडम, आपने मुझे गरीबी दिखाने के लिए बुलाया था। अब मैं आपको आपकी असल हकीकत दिखाऊंगा। एक अमीर बाप की मगरूर बेटी अपने गरीब ड्राइवर को अपनी सालगिरह की पार्टी में इस उम्मीद से बुलाती है कि वह अमीर मेहमानों के सामने उसकी गरीबी और फटे कपड़ों का मजाक उड़ाएगी। लेकिन जब वही ड्राइवर महंगे सूट में अपनी लग्जरी कार से बाहर उतरता है तो पार्टी में मौजूद हर शख्स दंग रह जाता है। जो ड्राइवर कभी नाली के गंदे कीड़े और वफादार कुत्ते की तरह बेइज्जत किया जाता था, वही शहर के सबसे अमीर खानदान का असली वारिस निकलता है। और इसके बाद जो कुछ होता है वह इंसानियत और तकदीर का गहरा सबक बन जाता है। दोस्तों, इस दिल को छू लेने वाली कहानी की पूरी हकीकत जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं था और मुंबई ने अपनी रफ्तार तेज कर ली थी। लोकल ट्रेनों की गूंज और सड़कों पर हॉर्न की आवाजों ने एक अजीब सा म्यूजिक बना दिया था। लेकिन जुहू में एक ऊंची चमचमाती इमारत के नीचे खड़ी काली लग्जरी कार पर एक भारी खामोशी छाई हुई थी। यही वह खामोशी थी जो समीर मल्होत्रा के दिल को बरसों से सताती आ रही थी। समीर ने अपनी सफेद कमीज के बटन ठीक किए। कमीज पुरानी और कुछ फीकी सी थीं, मगर उसकी इस्त्री की हुई क्रीजें समीर के अनुशासन की गवाही दे रही थीं। उसने गाड़ी के शीशे में अपना चेहरा देखा। यह वही चेहरा था जो कभी अरबों का फख्र हुआ करता था। आज उस पर बेबसी की हल्की सी परत चढ़ी थी, लेकिन आंखों की चमक वही थी, तेज और गहरी। उसे अपने पिता विजय मल्होत्रा की आखिरी बात याद आ गई। बेटा, दौलत मिट्टी की तरह होती है, आती जाती रहती है, मगर जिस दिन इंसान अपनी इज्जते नफ्स खो देता है वह जिंदा रहकर भी लाश बन जाता है। यह याद आते ही समीर का गला भर आया। उसकी आंखों के सामने वह मंजर घूम गया। बैंक के अफसरों का घर से सामान बाहर फेंकना, उसके पिता का हार्ट अटैक, मां के आंसू और एक ही रात में सब कुछ राख हो जाना। मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का वारिस आज उसी शहर की सड़कों पर एक साधारण ड्राइवर की वर्दी पहने खड़ा था। तभी हवेली का भारी दरवाजा खटखटाया। माया खन्ना ऊंची एड़ी की सैंडल, महंगे चश्मे और तकब्बुर की ऐसी झलक ओढ़े बाहर आई जो अक्सर ज्यादा पैसों के साथ मुफ्त में मिल जाती है। माया के लिए किसी इंसान की कीमत उसकी काबिलियत से नहीं बल्कि उसके बैंक बैलेंस से तय होती थी। समीर कहाँ मर गया? माया की मीठी सी आवाज फिजा में फैल गई। समीर ने फौरन झुककर गाड़ी का दरवाजा खोला। जी मैडम, सब तैयार है। कार में बैठने से पहले माया ने समीर को ऐसे देखा जैसे वो सड़क पर पड़ा कचरा हो, इंसान नहीं। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारे सस्ते साबुन की बदबू से मेरा सिर घूम जाता है समीर। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझसे मिलने से पहले अच्छा परफ्यूम लगाया करो, लेकिन तुम जैसे लोगों से इससे ज्यादा उम्मीद ही क्या की जा सकती है। तुम सिर्फ जिंदा रहना जानते हो, इज्जत से जीना नहीं। समीर के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। उसकी मुट्ठियां भींच गईं और माथे की नसें उभर आईं। उसने जवाब देना चाहा, मैडम, ये पसीने की खुशबू है जो मेहनत से आती है, आप जैसे लोगों को नीचा दिखाने से नहीं। लेकिन उसी पल उसके बाप का चेहरा उसकी आंखों के सामने चमक उठा। उसने अपनी कड़वाहट को थूक के साथ निगल लिया। सॉरी मैडम, मैं आगे से ख्याल रखूंगा, उसने धीमी आवाज में कहा। गाड़ी तेज रफ्तार से सड़क पर उतर आई। एयर कंडीशनर अंदर से ठंडक फैला रहा था, मगर समीर के अंदर गुस्सा और जिल्लत आग बनकर कांप रहे थे। माया पिछली सीट पर बैठी अपने दोस्त से फोन पर ऊंची आवाज में बात कर रही थी और समीर का मजाक उड़ा रही थी। यार, ये ड्राइवर कितने अजीब होते हैं, ना शक्ल होती है ना अकल। कभी कभी तो मैं सोचती हूं कि भगवान ने इन्हें सिर्फ हमारे गुलाम बनने के लिए पैदा किया है। मुझे हैरानी होती है कि ये इतनी गरीबी में सांस कैसे लेते हैं। माया खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसी लम्हे समीर की आंखें आंसुओं से नहीं बल्कि एक अजीब सी आग से भर गईं। उसने देखा
कि मुंबई की भीड़ में हजारों लोग अपने वजूद की तलाश में भाग रहे हैं। उसने कार के रियर व्यू मिरर से सीधे माया की आंखों में देखा। माया को लगा कि वो बस एक नौकर की नजर है, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि वो एक सोए हुए शेर को जगा रही है। समीर ने अपने आप से खामोशी में एक वादा किया, मेरा वक्त खराब है, मेरा खून नहीं। ये जंग यूनिफॉर्म की नहीं, वजूद की है। आज आप मुझे मेरी जगह दिखा रही हैं। मैडम, कल मैं आपको आपकी तन नजरी का आईना दिखाऊंगा। समीर की गाड़ी एक लाल बत्ती पर रुक गई। बाहर एक छोटा सा लड़का अखबार बेच रहा था। समीर ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दे दी। वो जानता था कि अब गिरने के लिए और कोई सीढ़ी बाकी नहीं है। नीचे की ढलान खत्म हो चुकी थी। अब वक्त आ गया था उस पहाड़ पर चढ़ने का जिसे दुनिया पहचान कहती है। दोपहर की गर्मी अपने उरूज पर थी। मुंबई की गलियां भट्टियों की तरह दहक रही थीं। पॉश मॉडर्न बांद्रा इलाके में, जहां कांच की ऊंची इमारतें आसमान को छू रही थीं, समीर ने अपनी लंबी काली कार एक इंटीरियर डिजाइन स्टूडियो के बाहर रोक दी। सूरज की किरणें शीशों से टकराकर उसकी आंखों में चुभ रही थीं। माया खन्ना, जिसके कपड़ों की कीमत शायद किसी गरीब आदमी की पूरे साल की कमाई के बराबर थी, पीछे मुड़े बिना ही गाड़ी से उतर गई। उसके चेहरे पर वही जानी पहचानी बेरुखी थी। जाते जाते वो पलटी, समीर पर एक ठंडी नजर डाली और हुक्म दिया, यहीं रुको समीर, हिलो मत, अपना फोन ऑन रखना। और हां, अगर मैंने तुम्हें सोते हुए पकड़ लिया ना, तो याद रखना, तुम्हारी शाम की तनख्वाह काट लूंगी। मुझे सुस्त लोग पसंद नहीं हैं। समीर ने पलकें झुका ली। उसकी आवाज में कोई एहतजाज नहीं था, बस एक गहरी थकान थी। जी मैडम, उसने धीमे से कहा। एयर कंडीशनर ने कार के अंदर ठंडक फैला दी, मगर समीर के दिल में यादों की भट्टी जल उठी। कांपते हाथों से उसने डैशबोर्ड पर रखी एक पुरानी मुड़ी हुई तस्वीर उठा ली। उसमें उसकी मां सादी सूती साड़ी पहने मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में वही सुकून था जो समीर को बचपन में लोरियों से मिला करता था। वो बुदबुदाया, मां, अगर आप आज जिंदा होती तो क्या अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने इस तरह जलील होते देख पाती? तस्वीर देखते ही अतीत की परतें किसी पुरानी फिल्म की तरह खुलने लगीं। उसे मल्होत्रा हाउस याद आ गया, जहां सुबह की शुरुआत परिंदों की चहचहाहट और नौकरों की चहल पहल से होती थी। वो दौर जब समीर के पिता विजय मल्होत्रा की एक आवाज पर ही शहर के नामी उद्योगपति हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। समीर को वो दिन याद आ गया जब वो एमबीए की डिग्री लेकर विदेश से वापस लौटा था। उसके पिता ने फख्र से उसका कंधा थपथपाते हुए कहा था, बेटा, आज से तुम ही इस सल्तनत के असली वारिस हो। याद रखना, कारोबार सिर्फ दिमाग का नहीं होता, ये एतबार का होता है। लेकिन उसकी दुनिया रातों रात उजड़ गई। अपने ही सबसे भरोसेमंद साथी की गद्दारी का जहरीला डंक, नकली दस्तावेज, बैंक के नोटिस और फिर वो खामोशी जिसने पूरे परिवार को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आज भी समीर कांप उठता है जब उसे वो मंजर याद आता है। उसका बाप जमीन पर बैठा बच्चों की तरह रो रहा था और उसके सामने खड़ी वही औरत जो आज माया खन्ना की सबसे करीबी दोस्त थी, मुस्कुराते हुए कह रही थी, अब सड़कों पर रहने की आदत डाल लो विजय मल्होत्रा साहब, अब आपकी बादशाहत मेरी है। उसी सदमे ने विजय मल्होत्रा की जान ले ली और एक ही रात में अरबों का वारिस सड़कों पर आ गया। तभी कार का दरवाजा खुला और समीर की तवज्जो टूट गई। माया खन्ना गुस्से से लाल होकर बाहर खड़ी थी। मैंने 3 बार फोन किया, तुमने उठाया क्यों नहीं? उसकी आवाज में चीख थी। समीर में घबराकर अपना फोन देखा। माफ कीजिए मैडम, शायद नेटवर्क की दिक्कत होगी। बहाने बनाना तुम जैसे लोगों के खून में ही होता है, माया ने उसे काटते हुए कहा। उसने तुरंत अपनी सहेली विनीता को कॉल लगाया और जोर से हंसते हुए बोली, ओ विनीता, तुम्हें पता है मेरा ड्राइवर क्या कर रहा था? शायद सपना देख रहा था कि एक दिन वो भी मेरी तरह पिछली सीट पर बैठेगा। गरीब लोग भी अपनी औकात भूलकर अपने साधनों से बड़े बड़े ख्वाब देखने लगते हैं। समीर के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर ऐसे जकड़ गए मानो उसकी नसें फट जाएंगी। उसका चेहरा शांत था, साकिन समंदर की तरह,
लेकिन उसके भीतर एक सुनामी पक रही थी। आईने में देखते हुए माया ने अचानक अजीब सा ऐलान किया, अगले हफ्ते मेरी बर्थडे पार्टी है। शहर के सारे अमीर और मशहूर लोग वहां होंगे, और समीर, मैं चाहती हूं कि तुम भी वहां मौजूद रहो। समीर चौंक पड़ा। उसने आईने में माया की आंखों में झांका। मैं? लेकिन मैडम, मैं तो सिर्फ एक ड्राइवर हूं। माया के होठों पर एक जहरीली मुस्कान फैल गई। मैं यही चाहती हूं कि मेरे मेहमान देखें एक असली ड्राइवर कैसा होता है। तुम वहां मेरी लाइव एंटरटेनमेंट बनोगे। मैं सबको दिखाऊंगी कि वफादार कुत्ते का मतलब क्या होता है। कार के अंदर सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जिसमें सांस लेना भी भारी लगने लगा। समीर ने एक पल ठहर कर फिर बेहद शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, जी मैडम, मैं जरूर आऊंगा। आपकी ये सालगिरह यादगार रहेगी। उस आवाज में डर नहीं था, उसमें एक वादा था, राख से अपनी खोई हुई पहचान वापस लाने का वादा। गाड़ी आगे बढ़ गई, मगर समीर के भीतर एक आग जल चुकी थी, शांत लेकिन सब कुछ जला डालने की ताकत रखने वाली। उस सुबह मुंबई की हवा कुछ ठंडी थी, जैसे उसने भी आने वाले तूफान को महसूस कर लिया हो। लेकिन समीर के छोटे से अंधेरे कमरे पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। दीवारों पर कोई रंगीन तस्वीरें नहीं थीं। एक कोने में बस एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। उसके ऊपर जमी धूल की परत इस बात की गवाही दे रही थी कि समीर ने ये 5 साल बेनकाब दर्द में गुजारे थे। समीर देर तक उस संदूक के सामने बैठा रहा। ये सिर्फ लकड़ी का बक्सा नहीं था, ये उसकी मां की आखिरी निशानी थी, उसकी असली पहचान का ताबूत, जिसे उसने अपने ही हाथों से दफन किया था। इसी दौरान जुहू में माया खन्ना की शाही हवेली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। सफेद रेशमी पर्दे हवा के झोंकों में लहरा रहे थे और हर तरफ महंगे फूलों की खुशबू फैल चुकी थी। माया अपने डिजाइनर गाउन का पल्लू ठीक करती हुई आईने के सामने खड़ी थी। चेहरे पर वही घमंड था, मगर आज उसकी आंखों में एक अजीब सी जालिम चमक थी। समीर, उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। जी मैडम, माया ने उसे सिर से पैर तक देखते हुए तंज भरे लहजे में कहा। समीर, आज हमारे यहां बहुत खास मेहमान आ रहे हैं। शहर के ऐसे लोग होंगे जिनके जूते तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा कीमती हैं। इसलिए आज तुम्हें अपनी औकात में रहना होगा। उसने कोने में पड़े नौकरों के सामान की ओर इशारा किया। आज तुम ड्राइवर नहीं हो, वेटर बनोगे। ये शराब के केस उठाओ, मेजें साफ करो। फिर उसने एक पुराना, फीका और फटा हुआ वेटर का कोट समीर की तरफ उछाल दिया। इसे पहन लो। आज रात मैं चाहती हूं कि मेरे अमीर दोस्त देखें कि असली गरीबी कैसी होती है। आज तुम मेरे लिए एक मिसाल बनोगे कि वक्त किसी इंसान को कैसे सड़कों पर ला सकता है। उस खुरदरे कपड़े के स्पर्श से समीर की उंगलियां कांप उठीं। ये डर नहीं था, ये उस आग की तपिश थी जो अब उसके सीने में धधकने लगी थी। उसे अपनी मां की आवाज याद आ गई। बेटा, फटे हुए कपड़े तुम्हारी गरीबी दिखा सकते हैं, मगर तुम्हारी रूह की चमक कभी कम नहीं कर सकते। समीर ने कोट उठाया और बेहद शांत आवाज में कहा, ठीक है मैडम, आज रात मैं वही पहनूंगा जो आप मुझसे पहनने की उम्मीद करती हैं। माया के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान फैल गई। उसे लगा जैसे उसने समीर की आखिरी इज्जत भी कुचल दी हो। शाम होते ही हवेली रोशनी से जगमगा उठी। मेहमानों का आना शुरू हो गया। तीखे परफ्यूम की खुशबू और जोरदार कहकहों के बीच माया अपनी सहेली विनीता के साथ खड़ी समीर को देख रही थी, जो कुछ दूरी पर वेटर बनकर काम कर रहा था। देखना विनीता, माया ने फुसफुसाते हुए कहा, थोड़ी देर में लोग इसे भिखारी समझकर टिप देना शुरू कर देंगे। कितना मजा आएगा, है ना? लेकिन उसी वक्त हवेली के पीछे बने एक छोटे से कमरे में समीर अकेला खड़ा था। उसने घुटनों के बल बैठकर पुराना संदूक खोला। अंदर मलमल के कपड़े में लिपटा हुआ गहरे नीले रंग का एक सूट रखा था। यही वो सूट था जो समीर ने बरसों पहले लंदन में एमबीए की डिग्री लेते वक्त पहना था। यही वो सूट था जिसने उसके पिता विजय मल्होत्रा से कहलवाया था
मेरे बेटे, इस सूट में तुम सिर्फ एक इंसान नहीं लगते, बल्कि मल्होत्रा साम्राज्य के भविष्य के वारिस नजर आते हो। समीर ने धीरे से फटा हुआ वेटर का कोट उतारा और नीला सूट पहनने लगा। जैसे ही उसका कपड़ा उसके जिस्म से सटा, उसके कंधे अपने आप सीधे हो गए। उसने अपने कफलिंग्स ठीक किए और आईने में देखा। आईने में अब कोई बेबस ड्राइवर नहीं था। वहां समीर मल्होत्रा खड़ा था, जख्मी लेकिन अब भी अजय। उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, मैडम, आपने मुझे मेरी गरीबी दिखाने के लिए बुलाया था। अब मैं आपको आपके असली रंग दिखाऊंगा। मैं अपना मुकद्दमा खुद लड़ूंगा। उसी लम्हे एक लंबी काली लग्जरी कार गेट के बाहर आकर रुकी। ये वही कार थी जिसे समीर के पिता के एक पुराने और वफादार दोस्त ने भेजा था। वो शख्स जो जानता था कि आज रात कौन सा खेल होने वाला है। पार्टी हॉल में संगीत और महंगी शराब की गूंज फैली हुई थी कि अचानक मुख्य दरवाजा खुला। रोशनी सीधे एक शख्स पर जा टिकी। पूरे हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। नीले रंग के स्मार्ट सूट में लिपटा एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ, जिसकी चाल में वो आत्मविश्वास था जिसे पैसा भी खरीद नहीं सकता। मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे, ये कौन है? ये शायद कोई नया विदेशी इन्वेस्टर होगा। और जैसे ही उस नौजवान की नजर माया खन्ना से मिली, उसके हाथ से शैंपेन का गिलास छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे माया का घमंड अब बिखरने वाला था। माया का चेहरा जर्द पड़ गया। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके सामने खड़ा शख्स उसका ड्राइवर समीर है या उसके अपने डरावने अतीत की कोई परछाई। समीर हर कदम आगे बढ़ा रहा था और हर कदम के साथ माया की दुनिया सिमटती जा रही थी। हॉल पर छाया सन्नाटा इतना भारी था, मानो हवा में घुली इत्र की खुशबू भी जम गई हो। टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर पड़ती रोशनी समीर के नीले सूट से टकराकर चमक उठी। संगीत पूरी तरह थम चुका था और मेहमानों की नजरें समीर पर ऐसे टिकी थीं जैसे कोई जादुई मंजर सामने हो। माया खन्ना का हाथ अब भी हवा में ही थमा हुआ था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। चेहरा सफेद पड़ चुका था, होंठ कांप रहे थे। ये मुमकिन नहीं है, ये कोई सपना है, उसने बहुत धीमी आवाज में खुद से कहा। तभी एक बुजुर्ग शख्स, जिनके भूरे बाल तजुर्बे की गवाही दे रहे थे, भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। वो शहर के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में से एक थे। समीर को देखते ही उस बुजुर्ग की आंखों में आंसू भर आए। समीर, उसने कांपती आवाज में पुकारा और उसका बाजू थाम लिया। बेटा, तुम इन सब सालों में कहां गायब हो गए थे? तुम्हारे पिता विजय के इंतकाल के बाद मैंने शहर के कोने कोने में तुम्हें ढूंढा, मगर तुम्हारा कोई निशान नहीं मिला। पूरे हॉल में जैसे बिजली दौड़ गई। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। विजय मल्होत्रा का बेटा, वो खानदान जो कभी इस शहर की धड़कन हुआ करता था। माया ने घबराई हुई धीमी आवाज में पूछा, सर, आप क्या कह रहे हैं? क्या आप इसे जानते हैं? ये तो मेरा एक मामूली ड्राइवर है। बुजुर्ग ने माया की तरफ उसी नजर से देखा जैसे कोई उस्ताद किसी नासमझ बच्चे को देखता है। ड्राइवर? वो बोले। माया, जिस शख्स को तुम आज ड्राइवर कह रही हो, वही विजय मल्होत्रा का इकलौता वारिस है। वही इंसान जिसने उस वक्त तुम्हें इस कारोबार में पहला मौका दिया था जब कोई तुम्हें जानता तक नहीं था। ये उसी खून का वारिस है जिसने इस शहर को उसकी पहचान दी। माया को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक रही हो। हवेली की दीवारें भी उसे अपनी तरफ झुकती हुई महसूस होने लगीं। समीर ने अपनी जेब से वही पुराना फटा हुआ वेटर का कोट निकाला जो माया ने उसे जलील करने के लिए दिया था। बड़े सलीके और गरिमा के साथ उसने उस कोट को पास रखी मखमली कुर्सी पर रख दिया। जब समीर की आवाज गूंजी तो वो दहाड़ते शेर जैसी नहीं थी, बल्कि शांत समंदर की तरह गहरी और ठहरी हुई थी। मैडम, आपका जोर था कि आज रात आपके अमीर मेहमान
मेरी गरीबी और मेरी बेबसी देखें। समीर ने हॉल में खड़े उन लोगों की तरफ नजर डाली जो कुछ ही देर पहले उसका मजाक उड़ाने को तैयार थे। तो लीजिए, आपने सबको दिखा दिया। महीनों तक आपने मेरे साथ एक मशीन की तरह बर्ताव किया। आपने ये समझ लिया कि अगर मैं खामोश हूं तो मैं कमजोर हूं। आपने मेरी यूनिफॉर्म को ही मेरी औकात समझ लिया और मेरी काबिलियत को नजरअंदाज कर दिया। समीर एक कदम आगे बढ़ा और सीधे माया की आंखों में देखते हुए बोला, मैंने आपसे कहा था कि मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। मेरा केस किसी अदालत की फाइलों में दर्ज नहीं है। मेरा केस उस सोच के खिलाफ है जो किसी इंसान के किरदार को उसके बैंक बैलेंस से तौलती है। माया की आंखों से अब आंसू बह रहे थे, मगर ये आंसू पछतावे से ज्यादा टूटे हुए घमंड के थे। समीर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि आप, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। समीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैडम, मेरा नाम जानना जरूरी नहीं था, इंसान होना जरूरी था। अगर मैं सच में सिर्फ एक आम ड्राइवर होता तो क्या मैं तब भी इज्जत का हकदार नहीं होता? हॉल में एक ऐसी खामोशी छा गई जिसे अल्फाज में बांध पाना मुमकिन नहीं था। समीर ने अपनी जेब से कार की चाबियां निकाली और पास रखी मेज पर रख दी। ये रही आपकी गाड़ी की चाबियां। आज से मैं इस नौकरी से और आपकी तरफ से मुझ पर की गई हर तौहीन से खुद को आजाद करता हूं। मेरी मां हमेशा कहा करती थी, असली दौलत वो नहीं होती जो किसी तिजोरी में बंद हो, बल्कि वो होती है जो आपके बर्ताव और आपके किरदार से झलकती है। समीर मुड़ा और मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हर कदम के साथ वो उन यादों और कड़वाहट को पीछे छोड़ता जा रहा था जिन्होंने उसे बरसों से कैद कर रखा था। मेहमानों की भीड़ अपने आप उसके लिए रास्ता बनाती चली गई, बिल्कुल वैसे जैसे किसी बादशाह के लिए रास्ता बनाया जाता है। माया अपनी आलीशान हवेली के बीचों बीच खड़ी थी, लेकिन आज वही हवेली उसे किसी कैद खाने से कम नहीं लग रही थी। जब समीर दरवाजे से बाहर निकला तो उसके पीछे मेन डोर बंद होने की आवाज आई। ये सिर्फ एक दरवाजे के बंद होने की आवाज नहीं थी, ये माया खन्ना के झूठे चेहरे के हमेशा के लिए बिखर जाने की आवाज थी। बाहर मुंबई की ताजा हवा समीर का इंतजार कर रही थी। रात गहरी हो चुकी थी, मगर समीर की आंखों के सामने अब एक नई साफ सुबह उग चुकी थी। मुंबई की रातें अब भी वैसी ही थीं, रोशनी में नहाई हुई, बेचैन और जिंदा। लेकिन हवाओं में कुछ बदल चुका था। वही शहर जिसने कभी समीर मल्होत्रा को खामोश रहना सिखाया था, अब इज्जत के साथ उसका नाम फुसफुसा रहा था। अखबारों के पहले पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में छपा था, मल्होत्रा साम्राज्य राख से फिर उठ खड़ा हुआ। लेकिन समीर के लिए ये कोई जश्न नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी। उसने अपने पिता की पुरानी फैक्ट्रियों के ताले दोबारा खोले। वे पुराने वफादार लोग जो वक्त की मार से बिखर चुके थे, धीरे धीरे लौटने लगे। मल्होत्रा टेक्सटाइल की मशीनें फिर से घूमने लगीं, लेकिन इस बार उनका शोर घमंड का नहीं था, बल्कि हजारों परिवारों की उम्मीदों का था। आलीशान दफ्तरों में बैठने के बजाय समीर अब फैक्ट्री के फर्श पर मजदूरों के साथ बैठकर चाय पीता था। जब कोई उसे सर कहता तो वो मुस्कुराकर कहता, बॉस मैं बाद में हूं, सबसे पहले मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूं। मैंने भी यूनिफॉर्म पहनी है और मैंने भी पसीने की कीमत सीखी है। उधर माया खन्ना की दुनिया ताश के पत्तों के घर की तरह बिखर चुकी थी। उस जन्मदिन की रात ने उससे सिर्फ उसकी इज्जत ही नहीं छीनी थी, बल्कि वो नकाब भी उतार दिया था जिसके पीछे उसने अपनी खोखली शख्सियत छुपा रखी थी। जिन दोस्तों के साथ वो कभी दूसरों का मजाक उड़ाया करती थी, सबसे पहले वही लोग उसे छोड़कर चले गए। उसका कारोबार डूब गया, कर्ज बढ़ता चला गया और आखिरकार उसे जुहू की अपनी आलीशान हवेली तक बेचनी पड़ी। अब माया शहर के एक बेहद साधारण और पुराने अपार्टमेंट में जिंदगी गुजार रही थी। एक शाम जब मुंबई पर बारिश उतर आई थी, समीर अपनी सफेद सेडान कार लेकर बांद्रा की सड़क से गुजर रहा था। ट्रैफिक रुकने पर उसकी नजर बस स्टॉप पर खड़ी एक औरत पर पड़ी। वो
माया खन्ना थी। वही माया खन्ना जो कभी जमीन पर पैर रखना भी अपनी तौहीन समझती थी। आज वो बारिश से बचते हुए एक टूटे हुए शेड के नीचे सिकुड़ी खड़ी थी। हाथ में एक पुराना बैग, बदन पर एक साधारण सा सूट और आंखों में वो चमक जिसे वो कभी अपनी ताकत समझती थी, अब बुझ चुकी थी। समीर ने कार की खिड़की नीचे की। मैडम, उसकी आवाज में सुकून और गरिमा थी। माया चौंक कर ऊपर देखने लगी। उसके सामने वही समीर था जिसे उसने कभी कुत्ता कहा था। उसकी आंखें भीगी हुई थीं, शायद ये बारिश थी या शायद भीतर की शर्म। काफी बारिश हो रही है मैडम, अगर आप चाहें तो मैं आपको घर छोड़ सकता हूं, समीर ने सहज लहजे में कहा। माया कार में बैठ गई, लेकिन पूरे रास्ते एक शब्द भी नहीं बोली। घर पहुंचकर उतरते वक्त उसने कांपती आवाज में कहा, समीर, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें धूल समझती थी, मगर तुम सोना निकले। मैं तुम्हें नीचा दिखाना चाहती थी, लेकिन आज उसी सोच ने मुझे सबसे नीचे पहुंचा दिया है। समीर ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैडम, उसी रात मैंने तय कर लिया था कि मैं अपना रास्ता नहीं बदलूंगा। मेरे पिता कहा करते थे, जो गिरे हुए को सहारा देता है वही असली विजेता होता है। आज मुझे आप में कोई दुश्मन नजर नहीं आता, बस एक थकी हुई इंसान दिखाई देती है। उसी रात घर लौटकर समीर ने अपनी अलमारी से वही पुराना लकड़ी का संदूक निकाला। उसने नीले रंग के उस सूट को छुआ जिसने उसे उसकी खोई हुई पहचान लौटा दी थी। उसने सूट को सहेज कर रखा और संदूक बंद कर दिया। अब उसे अपनी पहचान के लिए किसी सूट या किसी ब्रांड की जरूरत नहीं थी। आईने में खुद को देखते हुए वो हल्के से बोला, अब्बा, आज आपका वारिस सिर्फ कामयाब ही नहीं हुआ, वो एक सच्चा इंसान भी बन गया है। कहानी के इस मोड़ पर कोई तेज संगीत नहीं था, कोई तालियां नहीं बज रही थीं, बस एक गहरी, सुकून भरी खामोशी थी। समीर अब समझ चुका था कि सबसे बड़ी जीत वो नहीं होती जहां दुश्मन हार जाए, बल्कि वो होती है जहां इंसान का अपना किरदार जीत जाए। समीर मल्होत्रा अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा था, वो एक मिसाल बन चुका था। एक ऐसी मिसाल जो बताती है कि जमाना बदल सकता है, लेकिन अगर नीयत पाक हो तो इंसान राख से भी उठ सकता है। दोस्तों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान की असली कीमत न उसकी दौलत में होती है, न उसकी वर्दी में, बल्कि उसके किरदार और उसकी इज्जत नफ्स में होती है। हमें हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वक्त का पहिया कब घूम जाए और कल कौन किस मोड़ पर खड़ा होगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपने ख्याल जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? कमेंट में अपने पसंदीदा गांव या शहर का नाम जरूर लिखिए। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक जय हिंद।